नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आपका बात। मित्रों, आपके बात की शुरुआत इस बात से कि कितना फायदेमंद होता है चुनाव पूर्व दल बदल, और अगर फायदेमंद है तो किसके लिए है, नुकसानदायक है तो किसके लिए है, और इसका राजनीति पर क्या असर होता है। ये बात कहने की जरूरत मुझे इसलिए पड़ी कि आप सबको पता ही होगा कि आज आवाराम गवाराम की स्थिति राजनीति में कितनी विभत्स, बुरी और खराब स्थिति में पहुंच चुकी है। एक से एक लोग जिनके लिए दल बदल पर कल्पना नहीं की जा सकती, जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है कि ये भी दल बदल कर सकते हैं, वो दल बदल कर रहे हैं। कहाँ किसी को इस बात की कल्पना थी कि मुलायम सिंह यादव के अपनी पुत्र वधू उनके घोर राजनीतिक विरोधी, मैंने राजनीतिक विरोधी का इस्तेमाल किया क्योंकि आपस में तो इनमें से कोई किसी का विरोधी होता नहीं है। इनको तो राजनीति में विरोध होता है, बाकी सब अंदर खाने तो एक ही लोग हैं। तो उनके घोर राजनीतिक विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर सकती हैं। मतलब ऐसा कहाँ किसी को इल्म था, कहाँ किसी को इस बात का इल्म था कि भाई भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 5 साल तक मंत्री रहने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को इस बात का इल्म हो जाएगा कि भाई ये भाजपा अल्पसंख्यक, दलितों, युवाओं और शिक्षित बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और उसका हित मार रही है, इसलिए मुझे अभी इस पार्टी को छोड़ देना चाहिए। कहाँ किसी को इल्म था, कहाँ किसी को इन था कि भाई भारतीय जनता पार्टी में पूरे 5 साल तक मंत्रिमंडल में रहने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा घाघ और धूर्त राजनीतिक को ये पता चला कि भाई भारतीय जनता पार्टी सांप है और आरएसएस नाग है। ये भी कहाँ किसी को इन था कि भाई नाग और सांप के बीच अपने बेटी को छोड़ करके स्वामी प्रसाद मौर्य खुद अपने जान बचा के भाग जाएंगे और नाग और सांप के बीच मरने के लिए या डंस मारने के लिए अपनी बेटी को छोड़ जाएंगे। ये भी कहाँ किसी को इन था। ये भी कहाँ किसी को इन था कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संमित्रा मौर्य, जो कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर संसद में पहुंचे हैं और लोकसभा के सम्मानित सदस्य हैं, आज वो मुलायम सिंह के पुत्र वधू को आने पर वो कह रही है कि ये तो मुलायम सिंह की पुत्र वधू नहीं है, ये तो योगी आदित्यनाथ की जाति की हैं। इस वजह से उनको योगी आदित्यनाथ ने ले लिया। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी भी स्वामी प्रसाद मौर्य इतना ही समझदार मुझे लग रही है, क्योंकि उसे अपर्णा यादव में क्षत्रिय दिख रहा है और डिंपल यादव में क्षत्रियता बिल्कुल नहीं दिख रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि जितनी क्षत्रिय डिंपल यादव है उतनी क्षत्रिय अपर्णा यादव है। मतलब मुलायम सिंह यादव को पुत्र वधू लाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरे समस्त देश भर में यादव परिवार की कोई बेटी सुजोग और सुंदर नहीं दिखी जिसको वो अपने घर की बहू बना पाते। वोट उनको जरूर यादव का चाहिए। हालांकि यादव का भी वोट कहाँ चाहिए मैं गारंटी तो नहीं ले सकता, क्योंकि मुलायम सिंह यादव का आज एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। अपर्णा यादव जिस मंच पर बैठी हैं, उस मंच पर मुलायम सिंह यादव आए हैं और संबोधित करके कह रहे हैं कि मेरे जमाने में उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती हुई और मैंने पुलिस अफसरों को सीधा संदेश दिया कि आपको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही भर्ती करना है। हमने 60% मुसलमान यहाँ किया, 28% मुसलमान वहां किया, फलाना % मुसलमान यहाँ कहा। मुलायम सिंह यादव ने ये नहीं कहा कि इसमें यादव भी चाहिए। तो मुलायम सिंह यादव तो अपने हर वीडियो बयान में स्पष्ट करते रहे हैं कि भाई उन्हें मुसलमान के अलावा और कोई प्यारा नहीं है। मतलब यादव लोग खामखा अपने लिए पूछे नाचे में दुल्हन की चाची बन रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि पूछे नाचे में दुल्हन की चाची। मुलायम सिंह यादव के अब तक के वीडियो बयान में जितना उन्होंने बाइट दिया है, या अखिलेश यादव ने जो अब तक अपने संबोधन दिए हैं, बाइट्स दिए हैं या लोगों को बताए हैं, उसमें कहीं भी मुलायम यादव और अखिलेश यादव ने ये कभी नहीं कहा है कि हमने यादव बिरादरी के भले के लिए कुछ किया है। उन्होंने कहा कि मैंने मुसलमान के लिए किया है। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि राम भक्तों पर गोली मुझे इसलिए चलाना पड़ा
क्योंकि मुझे अपने मुसलमान भाइयों का भरोसा जीतना था और वो हम जीते। और मुझे आज बड़ी खुशी है, मुझे नहीं मुलायम सिंह को, कि बड़ी खुशी है कि आज निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलवाने का श्रेय मिला कि मुसलमान मुझ पर मुसलमानों से ज्यादा भरोसा करने लगा, और ये सच्चाई भी है। वहां भी मुलायम सिंह यादव ने किसी यादव कल्याण के लिए किसी पर गोली नहीं चलवाया, किसी यादव कल्याण के लिए किसी और जातियों पर गोली नहीं चलवाया। चलवा भी कैसे सकते हैं? क्योंकि मुलायम सिंह यादव जिस पार्टी से संबंध रखते हैं और जिस जात से हैं, उस जात से उनका खुद का कोई संबंध नहीं है। अगर मुलायम सिंह यादव क्षत्रिय और यादव में बंटवारा करने का प्रयास करेंगे तो कहां बांट पाएंगे? क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि क्षत्रिय बिरादरी का यादव बिरादरी का एहसान चुका सकता है, क्योंकि हम सब लोग एहसानमंद हैं माता यशोदा का, जिन्होंने हमारे भगवान कृष्ण को का लालन पालन किया, अपने घर में माखन खिलाया, उनकी पूरी बचपना अपने घरों में पालन पोष करके बड़ा किया और जाकर के द्वारका का नरेश बना करके भेजा। हम एहसानमंद है उस पूरे यदुवंश का, जिन्होंने हमारे उनको यदुवंश को कहाँ पता था कि ये भगवान कृष्ण, उसे तो देवकी नंदन कृष्ण था, ये एक छोटा बच्चा जिसकी माँ जेल में है और अब ये असहाय है, इसका कहीं कोई पालनहार नहीं है। मामा यहाँ करके अपने बहन के छोड़ गया है कि भाई हमारे यहाँ एक हम जेल में हैं, क्या करिएगा, हमारे बेटे को पाल लीजिए। तो एक असहाय लड़का जिसकी माता पिता को कैद कर लिया गया है कुरु राजा ने, उस राजा के कैद में रहे हुए माता पिता को के उस बच्चे को, जिसका कोई वारिस नहीं, कोई सहारा नहीं, उसको लालन पालन और भरपूर प्यार करके, मतलब ये कहीं नहीं लगा कि माता यशोदा ने एक बच्चे को पालने न लगे जिसने अपने खुद के बच्चे को पाल रही है। इस पर रश खान का बयान और बखान तो जो पढ़ा है वो पढ़ा है। तो मुलायम सिंह यादव अगर लाख कोशिश भी करते यदुवंश को और रघुवंश को अलग करने का तो हो नहीं पाता, क्योंकि हमारे रग रग में यदुवंश का एहसान है। तो फिर उन्होंने अपना मुसलमान को अपनाना चाहा, क्योंकि पता है कि रघुवंश और यदुवंश अलग नहीं हो सकता। सिक्का के दो पहलू है, भगवान राम है तो दूसरा भगवान कृष्ण है, और हमारे आराध्य है दोनों के दोनों। इसलिए मुलायम सिंह यादव के बहू में वो क्षत्रिय दिखी, उनको यादव नहीं दिखा। और मुलायम सिंह यादव को अगर शादी करने के लिए कोई लड़की दिखी तो पूरे यदुवंश में उनको कहीं से कोई यादव नहीं लगा जहां से वो अपना बहू लाते। वोट जरूर यादव को कहते हैं कि मैं यादव हूं, आप मेरे हैं, इसलिए हमको वोट दीजिए। खैर, संवित्रा मौर्य को एक बात समझनी चाहिए कि अगर अपर्णा यादव क्षत्रिय है, वो सही में क्षत्रिय की बेटी है, यादव कुल में शादी हुआ है, वो एकदम ठीक कह रही है। तो डिंपल यादव भी क्षत्रिय है, उनकी शादी यादव कुल में हुआ है। अपर्णा और डिंपल दोनों एक ही जाति, एक ही बिरादरी, एक ही कुल में हैं, यहाँ तक कि उनका इलाका भी एक है। लेकिन वो डिंपल यादव उनको अहिरिन दिख रही है और अपर्णा यादव छतरानी दिख रही है। ये भी कहाँ किसी को इल्म था। तभी मेरा आज का चर्चा है कि कितना फायदेमंद होता है चुनाव पूर्व दल बदल। अभी दल बदल हुआ है दोनों तरफ से। भारतीय जनता पार्टी के 5 साल तक के मंत्री रहे दो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया। बड़े बड़े पदों पर रहने वाले लोगों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया। तो वो तो समाजवादी पार्टी ने कुछ भारतीय जनता पार्टी के बुझी बल्बों की लड़ियों में से 2-4 बल्ब तोड़ के ले गए और खुश हो रहे थे कि मैं भाजपा की लड़ी तोड़ लाया। हालांकि वो बात उनको ये पता नहीं था कि ये बुझी बल्बें थी जिसको भाजपा निकाल करके फेंक दी थी, वो उसके कूड़ेदान से उठा करके लाए। उनको लगा कि मैं बहुत बड़ा काम तीर मार लिया। लेकिन ये नहले पर दहला हुआ जो भारतीय जनता पार्टी ने उनका बल्ब जलता हुआ एलईडी निकाल लाया। अब देखने वाली बात है कि फायदेमंद वो बुझी हुई बल्बों की लड़ियां थी या जगमगाता एलईडी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की स्थिति सांप छुछुंदर वाली हो गई है। वो डिंपल यादव और अपर्णा यादव में से ये नहीं कह सकते कि ये मेरी बहू है, ये मेरी बहू नहीं है। उसको बहू ना मानने की भूल वो कभी नहीं कर सकते,
क्योंकि उनके बहु ना मानने का बहुत बड़ा परिणाम है। अखिलेश यादव से भी आज पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जी मेरा तो सौतेली माँ है इसलिए सौतेलापन दिखा दिया, नहीं, उन्होंने कहा कि ये मुझे बड़ा खुशी है कि समाजवाद का विस्तार हो रहा है और समाजवादी परिवार की एक बहू को भारतीय जनता पार्टी को लेने की जरूरत पड़ी। वो उनका मजबूरी भी था और जरूरी भी था, यही बोलते उनको दूसरा बोलने के लायक शब्द ही नहीं था। लेकिन मेरा आज का मुद्दा है कौन गया क्या गया, इसका मतलब नहीं होता, कितना फायदेमंद होता है और किसके लिए होता है, अगर नुकसानदायक है तो किसके लिए होता है, इसी पर आपसे थोड़ी देर तक बात करेंगे। कृपया अंत तक बने रहिएगा और आपसे जोड़ कर प्रार्थना है कि इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस पर खबरें वही दिखाई जाती हैं जो कहीं नहीं दिखाई जाती है। जो मैं विश्लेषण आपको बताने जा रहा हूं ये विश्लेषण किसी भी चैनल पर नहीं होगा, और अगर चैनल पर आया हो तो बताइएगा कि तो हमने फलाना चैनल पर सुना था, तुम बेमतलब बोल रहे हो। अब चर्चा है कि कितना फायदेमंद होता है। मित्रों, सबसे पहला जो दल बदल हुआ मैं उस पर चर्चा करूं, स्वामी प्रसाद मौर्य, जो एक बड़ा नाम, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण करने के बाद मंत्री बने थे और पूरा 5 साल तक मंत्रालय में रहे। जब आचार संहिता लग गया, मतलब मंत्रालय का मंत्री का मंत्रालय जाने का ऑफिशियल डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, क्योंकि अब वो मंत्रालय नहीं जा सकते, ना ही वो मंत्री के रूप में कोई नीतिगत फैसला कर सकते हैं, ना ही कोई फाइल पास कर सकते हैं, ना ही कोई बजट पास कर सकते हैं और ना ही बजट पास करने के कोई कमीशन ले सकते हैं। तो अब उनको ऑफिस जाने की जरूरत खत्म होगी, सरकारी गाड़ी झंडा और वो बैनर वापस ले लिया गया। तब उनको लगा कि भाई अब यहाँ रहने का क्या फायदा है, और कह देते हैं कि दलित पिछड़े और युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, उनका हक मारा गया है। और सबसे मजे की बात यह है कि जितनी बात उन्होंने कहा उसकी जिम्मेवारी योगी आदित्यनाथ ने उन्हीं के कंधों पर दिया था। मतलब उन्होंने शिक्षित बेरोजगारों के रोजगार की जो बात कहे हैं, उस रोजगार को प्रदान करने के जो मंत्रालय है श्रम एवं रोजगार, उसके मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ही थे। और योगी आदित्यनाथ ने उनको कैबिनेट दर्जा दिया था, जिसमें कहीं कोई मुख्यमंत्री का इंटरफेयर नहीं था। आपके मंत्रालय का काम आपको करना था और आपके काम करने के लिए फ्री था, स्वतंत्रता था। नरेंद्र मोदी की सरकार और योगी मोदी की सरकार किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करती और काम करने वालों के काम में रुकावट नहीं डालती, किसी तरह की व्यवधान नहीं डालती। इसी बात के लिए मोदी योगी मशहूर है, ये सब जानते हैं। कोई कितना हो, कई लोगों का भरोसा नहीं होगा कि मंत्रालय दे दिया लेकिन काम नहीं दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अपने ही मंत्रालय में एक भी आदमी का रोजगार का मौका उपलब्ध नहीं करा सके तो लापरवाही किसकी है और अक्षमता किसकी है? स्वयं स्वामी प्रसाद मौर्य की है, योगी आदित्यनाथ की। ये स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं बता पाए या नहीं बताना चाहे, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। अब आते हैं एक और मंत्री जी का। उस मंत्री का भी मंत्रालय में जो परफॉर्मेंस था उसको उन्होंने क्या किया ये लोगों को बतानी पड़ेगी, उसका भी वो नहीं बता पाए। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी से जितने भी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके अखिलेश की पार्टी ज्वाइन किया और कोई और पार्टी ज्वाइन करेंगे या कहीं नहीं ज्वाइन करेंगे, चाहे दारा सिंह चौहान हो या और कोई हो, उसमें से एक भी लोगों ने ये नहीं कहा है कि यहाँ पर विकास का मौका नहीं था, यहाँ पर काम करने का मौका नहीं था, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे अपने विकास कार्य को करने से रोक रहे थे। विकास उनका मुद्दा नहीं था, उन्होंने एक ही मुद्दा उठाया, सबके सब ने ही बोला कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, शिक्षित युवाओं का के साथ छलावा हुआ है। मतलब उनके पास योगी आदित्यनाथ जी के डेवलपमेंट का कोई काट नहीं था। क्यों? क्योंकि वो काट कर ही नहीं सकते थे। योगी का विकास सर चढ़ करके बोल रहा है, आम जनमानस के मन मन में बोल रहा है और हर आदमी देख रहा है कि योगी का विकास क्या है। अब आते हैं योगी के अपोजिशन जो अभी अखिलेश यादव हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के जो मेन मुकाबले में ओपोनेंट है वो अखिलेश यादव का छवि निकल करके आया है। अभी चुनाव होगा, परिणाम अंत में आएगा तो कौन कौन घटक निकलेगा, प्रियंका गांधी की लड़की हूं, लड़ सकती हूं का कितना असर पड़ेगा। हालांकि आज वो उनकी पोस्टर गर्ल ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो असली ऑपोजिशन की भूमिका में अखिलेश यादव ही दिख रहे हैं, तो चर्चा अखिलेश यादव की करते हैं। मित्रों, अखिलेश यादव के आज जो है वो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से बहुत बड़ा धक्का लगा।
कल उनकी अपनी अनुज बधू ने पार्टी छोड़ा और आज उनके रिश्तेदार गुप्ता जी ने पार्टी छोड़ दिया। जो समाजवादी पार्टी के मुख्य भूमिका में थे, बहुत जिम्मेवार वाला पद उनके पास था, उसको छोड़ दिया। और भी बहुत सारे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता जो मतलब हालांकि समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह के परिवार के बाद कोई कद्दावर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर किसी को कोई हैसियत बख्शी गई है वो गुप्ता जी थे। चूंकि वो रिश्तेदार थे इसलिए हैसियत बख्शे गए थे, क्योंकि मुलायम सिंह के परिवार में आप उनके परिवार और रिश्तेदार नहीं है तो आपकी कोई औकात नहीं है, तो वो एक रिश्तेदार भी थे। आज उन्होंने भी अपनी पार्टी छोड़ दी, मतलब विद्रोह घर में ही है। कुछ दिन पहले मुलायम सिंह यादव को अपने समधी ने पार्टी छोड़ दिया था, जिनका अपने क्षेत्र में बड़ा वर्चस्व है और उन्हीं के दम पर इनका परिवार वहां से चुनाव जीतता था। इन सब चीजों को देखते हुए चर्चा करना आवश्यक है कि फायदा किसको होता है। मित्रों, मेरे ख्याल से फायदा किसी को नहीं होता, क्योंकि चुनाव पूर्व गठबंधन का तो लाभ हो सकता है, चुनाव पूर्व पार्टी में शामिल हो और पार्टी में छोड़ना ना तो नुकसानदायक होता है, ना फायदा होता है, ना पार्टी का ना आदमी का। क्यों? क्योंकि जो स्वामी प्रसाद मौर्य गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, एक तो वो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जैसा मैंने कल दावे के साथ कहा था कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो चुनाव लड़ेंगे, अपने सर्वाधिक सुरक्षित सीट खोजेंगे जहां से उनको 100% नहीं 500% भरोसा हो कि यहां मैं फाइट दे सकता हूं। जीतने के तो चांसेस वहां भी उनका नहीं, लेकिन फाइट दे सकता हूं, ऐसे किसी सुरक्षित स्थान की चयन करेंगे। और जब योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से चुनाव मैदान में उतर चुके हैं तो पूर्वांचल में बाकी लोगों को तो सिर्फ फार्म भरने की फॉर्मेलिटी तो करनी है, जीतने के कहां दूर दूर और बहुत दूर तक कहां चांसेस है। तो अखिलेश यादव बलि का बकरा बनने जाएंगे? वो भी पार्टी के सर्वे सर्वा है, उनको टिकट किसको देना? खुद ही तो टिकट लेना है, तो क्या खुद को ऐसे जंजाल में अपने आप को डालेंगे? मेरे ख्याल से नहीं डालेंगे। खैर, ये बात फायदे की है, ना तो उससे स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई फायदा होगा, क्योंकि जहां से वे चुनाव लड़ेंगे लोग एक बात तो जरूर पूछेंगे कि भैया 5 साल मंत्री थे तो मंत्रालय के रूप में आपने क्या किया? 5 साल मंत्री थे तो आप पिछड़े अल्पसंख्यक के लोगों के लिए कल्याण के लिए क्या काम किया और कहां काम किया, और योगी जी ने आपको काम करने का से रोका? और आप स्वयं पिछड़े दलित पिछड़े और अति पिछड़े लोगों से कितनी मुलाकातें की? क्या दलित पिछड़ा अति पिछड़ा में आपकी बेटी और बेटा और आप स्वयं थे? यही पूरा पिछड़ा समाज है? मतलब पिछड़े समाज का प्रतिनिधित्व सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री, बेटी सांसद और बेटा को चुनाव लड़वाया, वो तो हार गया, चुनाव जीत नहीं पाया भाजपा के सहारे के बाद भी, तो इनके अलावा कहीं किसी आदमी को टिकट दिलवाए हो? ये लोग पूछेंगे। नहीं पूछेंगे तो फिर लोगों का क्या प्रतिक्रिया होगा और लोग किस तरह की स्वागत करेंगे ये मैं नहीं बताऊंगा। आप सब समझदार लोग हैं, जानते हैं, ये पब्लिक है, सब जानती है। वही हाथ अपर्णा यादव का होगा। अपर्णा यादव से एक तो टिकट पे महामारी है, वो जिस टिकट की मांग कर रही है वो रीता बहुगुणा जोशी के बेटे के लिए आरक्षित कर दिया गया एक तरह से। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में कोई आरक्षण होता नहीं है, लेकिन रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस आए हुए हैं और वैसे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विरोध का एक नारा ब्राह्मणों ने चला दिया है, अनफॉर्चुनेट, जिसका कोई मतलब कोई रेलेवेंट नहीं है, कोई आधार नहीं है, निराधार एक इल्जाम चस्पा कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में क्या रीता बहुगुणा जोशी का त्याग पत्र लेकर के उनके बेटे को टिकट देने की जोखिम उठा पाएगी भाजपा? और अगर नहीं आ पाएगी तो अपर्णा यादव फिट कहां बैठेंगी? और अगर अपर्णा यादव फिट नहीं बैठते हैं तो फिर उनको न खुदा मिला, न विशाले सनम, नहीं इधर के हो न उधर के हो। अगर उनको टिकट नहीं मिलेगा, चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो वो फिर अपने ससुर के घर आराम करने की, जब घर में बैठना था तो वहां क्या बुराई था, यहाँ क्या बुराई था? तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई फायदेमंद होगा। हाँ, एक फायदा जरूर होगा, मुलायम सिंह यादव ने बड़ी दूर की कौड़ी खेली है, उनको पूर्ण भरोसा है कि आएंगे तो योगी है, रहेंगे तो मोदी है, तो योगी मोदी के साथ अपना जुड़ाव सीधा सीधा राजनीतिक से कर लो, ताकि जांच व छापा छुपा और इन सब चीजों में कुछ रियायत या रोक मिल जाए। और इस वजह से परिवार का एक सदस्य वहां रहेगा तो पूरे परिवार को शेल्टर कराएगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर अपर्णा यादव गई हो तो शायद वो सही नहीं है, लेकिन कोई राजनीतिक रूप से लाभ मिलता मुझे नहीं आ रहा है। वीडियो ना लंबा करते हुए कुछ बात नुकसान की कर लेते हैं। नुकसान पार्टी को भी है और पार्टी के वफादार कार्यकर्ताओं को भी है, क्योंकि जो लोग, मान लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य
भाजपा छोड़ के सपा में आए हैं। तो सपा में आए होंगे तो जो 2, 4, 5, 10 सीट की मांग करेंगे तभी तो सपा में आए हैं। सपा में इस बात के लिए तो आए नहीं होंगे कि भाई मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मैं प्रवचन देने का काम करूंगा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो सपा के उस 10 सीट पर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तन मन धन और समर्पण से मेहनत किए होंगे पूरे 5 साल की, जी मुझे यहाँ पर चुनाव लड़ना है, उनका हक मारा जाएगा। तो वो अंदर खाने विद्रोह करेंगे या ऊपर पूरा खुला विद्रोह करेंगे? विद्रोह ही तो करेंगे, क्योंकि विद्रोह के अलावा वो कुछ करेंगे भी नहीं और उनको कुछ करना भी नहीं चाहिए। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अगर इस बात को माना जाए तो आप मान लीजिए कि इससे नुकसान पार्टी कार्यकर्ताओं का नहीं, पार्टी का भी होगा और सीधा सीधा मुलायम सिंह परिवार का नुकसान दिख रहा है। क्योंकि एक तो 10-5 सीट जो उनके अपने लोग वहां पर चुनाव लड़ते वो उसमें बंटवारा होगा तो नुकसान होगा। इसलिए अखिलेश यादव को कहना पड़ा भाई अब किसी को मैं नहीं लूंगा, क्योंकि उनको अपने सीट बंटवारे का डर था और अपने पार्टी में विद्रोह होने का खतरा था। एक तो कुछ लोग हैं जो टिकट मांग रहे हैं और उनका भी हक मारा जाएगा तो पार्टी बिखर ना जाए, इस बात का डर था उनको। तो नुकसान पार्टी का भी होता है और कार्यकर्ता का भी होता है। अगर उनको टिकट नहीं मिला, मान लीजिए 1% स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट नहीं मिला, तो फिर वो भाजपा छोड़ने का फायदा क्या है? और अगर टिकट मिल गया तो जिस टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगे, जिस क्षेत्र वो उस क्षेत्र का समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जो पिछले 5 साल से अपनी तैयारी किया हुआ है, उसका क्या? इन सबको देखने के बाद मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा लाभ किसी को नहीं मिलता। हाँ, नुकसान जरूर होता है राजनीतिक रूप से, और लाभ सिर्फ माहौल का होता है, खबरों के लिए, हम जैसे लोगों को लाइव करने के लिए कि भाई आज मुलायम सिंह यादव की बहू ने पार्टी छोड़ दिया। मतलब एक बड़ा खबर बनता है ना, ब्रेकिंग न्यूज, मुलायम सिंह यादव की अपने पुत्र बधू ने मुलायम सिंह को छोड़ा, एक बड़ा खबर बनेगा। भारतीय जनता पार्टी का अब तक का केंद्रीय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ा, मतलब ये एक खबर बनता है। बस ये खबर और सनसनी के अलावा जमीनी स्तर पर मैं समझता हूं कि जिस दल के जमीनी कार्यकर्ता जमीन पर मजबूती से काम किए होंगे और अपनी पकड़ मजबूत किए होंगे, उनका जीत बिल्कुल अवश्यंभावी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। कोई आवे कोई जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो जनमानस के सिर्फ हवाबाजी में, और राजनीति हवाबाजी से नहीं होती। अगर हवाबाजी होती तो कई हवाबाज आज संसद और विधानसभा में होते उन जमीनी कार्यकर्ताओं के जगह पर, लेकिन जमीनी कार्यकर्ता ज्यादातर लोग संसद और विधानसभा में है। इससे लग रहा है कि बहुत लाभ किसी का नहीं होने वाला है। अंत में मैं हाथ जोड़ के आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं कि आए कोई जाए कोई, आपको ये नहीं देखना है। वो आपको किसी और बात पर घुमाएंगे, लेकिन आप अपने बात पर अटल रहिएगा। वो आपको कोई और सब्ज बाग दिखाएंगे, लेकिन आप जो अब तक आपको दिख रहा है उस पर अटल रहिएगा। वो आपको भाजपा में जात पात धर्म क्षेत्र समुदाय के नाम पर भड़काएंगे, लेकिन आप माफियाओं के आतंक को याद रखिएगा। और जब इन सब चीजों को आप याद रखेंगे तो आपका मत कहाँ जाएगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही तो पार्टी है जिसको लोग कहते हैं कि ये राष्ट्रवादी पार्टी है। एक ही तो पार्टी है जिस पर राष्ट्रवाद के साथ समझौते का कहीं कोई स्कोप नहीं है, जिसके हाईएस्ट अथॉरिटी पर बेईमानी का और करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है। और उत्तर प्रदेश और देश दोनों ही जगह जो मुखिया है सरकार को लीड कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी और केंद्र में मोदी, दोनों का अपना कोई परिवार नहीं है। मतलब मोदी के लिए सारा देश उनका परिवार है और योगी के लिए सारा प्रदेश उनका परिवार है। जब पूरा देश प्रदेश उनका परिवार है तो फिर बेईमानी किसके लिए करेंगे? और एक बार आप आर्थिक स्थिति देख लीजिएगा, योगी जी को 5 साल सरकार के लिए पूरा हो गए हैं, उनकी माली हालत क्या है, और अखिलेश यादव 5 साल तक मुख्यमंत्री थे, उनकी माली हालत क्या है, मायावती की कोठी बंगला और माली हालत क्या है। जब ये सब देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका वोट कहाँ जाएगा। आप बिचलिएगा मत, क्योंकि अभी और आवागमन चलेगा। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी होगी और वो बुझे हुए बल्बों को घर से निकाल करके बाहर नवदान में या कूड़ेदान में रखेंगे तो लोग उठा करके ले जाएंगे। क्योंकि हम लोग देखते हैं ना, घर के बाहर कुछ कूड़ा रख देते हैं तो कूड़ादान वाले फट से उठा के लेके चले जाते हैं। तो हम इस बात पर मुस्कुराते हैं कि चलो कूड़ा जल्दी से मेरे घर के आगे से उठ गया
और कूड़ा उठाने वाले इस बात में मुस्कुराता है कि चलो मुझे कुछ कूड़ा तो मिल गया, तो ये दोनों लोग खुश हो रहे हैं। यह स्थिति ऐसे लोगों के लिए होती है। आप होशियार रहिएगा, आगे और कूड़ा कूड़ेदान में डाले जाएंगे और उसको चुनने वाले प्रसन्नचित होते रहेंगे, लेकिन आप प्रसन्नचित होइएगा अपने पर। जय हिंद, वंदे मातरम।